एवरीवन, दिस इज प्राक्षवनी, यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो बच्चे, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्रिगोर मेंडल के बारे में। ग्रिगोर मेंडल एक ऐसा नाम जिसे भले हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भले एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर बायोलॉजी के अंदर उनके कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक ऐसा नाम है जिसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। तो मेंडल ने एक पर्टिकुलर जगह पर अपनी लाइफ के अंदर एक इंस्टेंस, एक ऐसा वाक्य था जहां पर उन्होंने कहा था, माई टाइम विल कम, अपना टाइम आएगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी आज हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है लगभग 200 साल पहले। इन ईयर 1822 मेंडल का जन्म हुआ। मेंडल का जन्म बहुत ही पुअर फैमिली के अंदर हुआ, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मेंडल को अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते ही कुछ ना कुछ नौकरी की तलाश में बाहर निकलना पड़ा। तो मेंडल ब्रुन नाम की एक जगह पर आए, जहां पर मोनास्ट्री के अंदर वो मॉन्क का काम करते थे। मोनास्ट्री बच्चे, जिस तरीके से एक मंदिर होता है और मंदिर के अंदर जिस तरीके से पंडित वहां के जो भी रिलीजियस टास्क होते हैं वो करता है, उसी तरीके से मोनास्ट्री के अंदर मॉन्क भी वही काम करता है। तो वो सब काम कर रहे थे, साथ ही साथ थोड़ा बहुत टीचिंग का काम भी वो करते थे। पर मेंडल को अपनी लाइफ में यहाँ पर वो किक नहीं मिल रही थी। मेंडल चाहते थे कुछ बड़ा करना। तो यहाँ पर मेंडल ने क्या सोचा कि अपने जो मोनास्ट्री है उसके बैकयार्ड में मैं फार्मिंग का काम शुरू करूँ। फार्मिंग, क्योंकि उनका बैकग्राउंड जो था, फैमिली बैकग्राउंड था, वो फार्मिंग ही था। तो कहीं ना कहीं वही ख्याल उनके दिमाग में आया और मेंडल ने सोचा कि मैं कोई अच्छी ऐसी ब्रीड्स बनाता हूँ, ऐसी हाइब्रिड्स बनाता हूँ जो कि बेटर ईल्ड दे सके, जिससे फूड सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो सके। तो इसी सब की तलाश में, इसी सब को अचीव करने के लिए मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को अपनाया और उसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर डाले। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं हाइब्रिड्स को। हाइब्रिड्स यानी हमने अगर एक नॉर्मल प्लांट को लिया है तो नॉर्मल प्लांट से हम एक हायर ब्रीड को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर अच्छे जो होंगे कैरेक्टर्स होंगे, जिससे हमारी जो ईल्ड होगी, हमारा जो फूड सप्लाई होगा वो बढ़ेगा। तो इस सब काम को वो करते थे अपने मोनास्ट्री के बैकयार्ड के अंदर। तो यहाँ पर इस सब काम को शुरू करने के लिए, मेंडल को सेलेक्ट करने के लिए कि वो ग्रो क्या करें, लगभग 2 साल लग गए। तो इस सब डिसीजन के बाद, इस सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद मेंडल आखिरकार पहुंचे पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट साइंटिफिक नेम इज पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम को मेंडल ने चूज किया एज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। अब मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि पी प्लांट्स के अंदर डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स हैं। आप पी प्लांट्स के कैरेक्टर्स को बहुत आसानी से देख सकते हो। उसके बाद उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हैं जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को आसान बना देते हैं। देन पी प्लांट्स का एक छोटा लाइफ साइकिल है जिसके अंदर आप उसको इजीली ग्रो कर सकते हो 1 साल के अंदर। उसके बाद जो उसके सीड्स आते हैं उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो सैम्पल साइज है, आपका जो नंबर है वो ज़्यादा रहता है। तो आप जो ऑब्जर्वेशन है आपका वो थोड़ा सा अच्छे से हो जाता है। पी प्लांट्स को ग्रो करना, उसको मैनेज करना भी बहुत आसान था। तो मेंडल ने चूज़ किया पी प्लांट को, पाइसम सटाइवम को। तो मेंडल ने करीब 1856 से 1864 तक पी प्लांट्स को ग्रो किया। लगभग 28,000 के आसपास पी प्लांट्स को उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ग्रो किया और अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए। तो जब मेंडल पी प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे तो मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को देखा कि पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पी प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं और इन्हीं पर्टिकुलर ट्रेट्स के ऊपर मेंडल ने अपना सारा काम किया। अब अगर मैं बात करूँ इन ट्रेट्स की, तो ये जो ट्रेट्स हैं ये प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स हैं। प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स का ये मतलब है, अगर इन ट्रेट्स को लेकर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो ये ट्रेट्स अगर पेरेंट के पास हैं तो ये ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे थे आने वाली जनरेशन के अंदर। तो मेंडल ने इन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सीड, फ्लावर, पोड और स्टेम के ही कैरेक्टर्स को मेंडल ने पकड़ा। तो मेंडल ने इन ट्रेट्स को पकड़ के शुरू किए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर एक कैरेक्टर के ऊपर मेंडल ने काम किया। जैसे कि मेंडल ने शुरुआत की हाइट के कैरेक्टर से। जैसे हाइट जो है हमारी, यहाँ पर हम देखें तो 2 तरीके से है। कुछ जो हमारे प्लांट्स हैं वो टॉल हैं और कुछ प्लांट्स शॉर्ट हैं। तो टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को
उन्होंने क्रॉस किया, यानी टॉल और शॉर्ट या फिर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉसिंग की। और क्रॉसिंग करने पे क्या आया उनके सामने, उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो भी ऑफस्प्रिंग्स थे सबके सब क्या निकले, टॉल निकले। और ये देखकर मेंडल बहुत हैरान हुए कि दोनों में से एक कैरेक्टर जो था वो कहीं छिप गया है। अब मेंडल ने क्या किया कि इन टॉल प्लांट्स को आपस में फिर से सेल्फिंग कराई इनकी आपस में। तो सेल्फिंग कराने पे, आपस में इनकी मेटिंग कराने पे मेंडल ने ये देखा कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स निकल के आए वो कुछ अलग थे। मेंडल ने देखा कि कैरेक्टर्स यहाँ पर 3:1 के अंदर निकल के आए, यानी यहाँ पर 3 प्लांट्स टॉल थे और एक प्लांट यहाँ पर ड्वार्फ था, यानी छोटा था। तो मेंडल ने बोला कि वो जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन के अंदर कहीं छुप गया था वो सेकेंड जनरेशन में आके विजिबल हो गया है। यहाँ पर मेंडल ने कुछ चीजें नोटिस की और उन चीजों के बारे में लिखा। सबसे पहली बात, मेंडल ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं वो गैमीट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, गैमीट्स के थ्रू वो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। और इन कैरेक्टर्स को नाम दिया कुछ फैक्टर्स का, कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं गैमीट्स के अंदर। गैमीट्स के अंदर ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे और ये फैक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जाएंगे। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर फैक्टर्स होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पेयर में कैसे? अब देखिए, अगर हाइट का कैरेक्टर है तो उसके 2 फैक्टर्स कौन से हुए, एक हुआ टॉल, दूसरा हुआ ड्वार्फ। तो ये फैक्टर पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। पेयर में एग्जिस्ट यानी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको मेंडल ने बोला कि ये कैरेक्टर मेरा, ये फैक्टर क्या है, डोमिनेंट है, और दूसरा रिसेसिव। तो टॉल जो है यहां पर, ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फ हो गया रिसेसिव। तो जो कैरेक्टर विजिबल हो गया फर्स्ट जनरेशन में वो बन गया डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर सेकंड जनरेशन में आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया है वो हो गया रिसेसिव। तो इसके बेसिस पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड के बाद मेंडल ने किया डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड के अंदर अगर हम देखें तो डाइहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स आए, जैसे कि राउंड और येलो। तो 2 कैरेक्टर्स वाला जो क्रॉस होता है उसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया ये। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को मेंडल ने एनालाइज किया और कुछ लॉज दिए। कौन कौन से लॉज दिए? मेंडल ने दिए 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन 3 लॉज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये 3 लॉज देने के बाद मेंडल ने जो भी रिजल्ट्स कैलकुलेट किए थे 1956 से 1964 के अंदर, अपनी सारी स्टडीज को कंपाइल करके मेंडल ने नोट डाउन कर ली। मेंडल ने अपने रिसर्च वर्क को पब्लिश कर दिया एक पेपर के अंदर इन ईयर 1866। 1866 में मेंडल ने सारा अपना पब्लिश किया, पर मेंडल को कहीं से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेंडल बहुत निराश हुए, बहुत हताश हुए, पर मेंडल को अंदर कहीं ना कहीं पता था कि उनके रिजल्ट सही हैं, किसी ना किसी दिन उनको अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। और मेंडल ने लिख डाला, माय टाइम विल कम। पर अगर जानने की कोशिश करें कि मेंडल को उस टाइम पर ये अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला, तो इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, मेंडल अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे, उनके साथी थे, उनके कंटेम्प्रेरीज थे, जो उनकी ये बात समझ से परे की थी, क्योंकि मेंडल जो थे वो बहुत आगे की सोच रख रहे थे। दूसरी चीज, उस टाइम पर जिस रिसर्च पेपर के अंदर, जिस जर्नल के अंदर मेंडल ने ये सब अपना काम पब्लिश किया, वो जो पर्टिकुलर जर्नल था वो इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। कम्युनिकेशन उस टाइम पर इतना इजी नहीं था। उसके बाद अगर बात करूं तो मेंडल ने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स घुसा डाला। मैथ्स के स्टैट्स का अगर मैं बात करूं, स्टैट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये सब चीज़ें बायोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि लोगों की समझ से बाहर हो चुकी थी कि अरे ये क्या कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो फैक्टर्स के बारे में भी मेंडल ज़्यादा बात नहीं कर पाए थे कि फैक्टर्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो ये सब रीजंस रहे मेंडल के काम को ज़्यादा अप्रिसिएशन ना मिलने के। और 1884 के अंदर मेंडल का डेथ हो गई। मेंडल की डेथ हो गई बिना ये जाने कि वो ऑलरेडी फाउंडेशन लेकर चुके हैं मॉडर्न जेनेटिक्स की। आज हम जानते हैं उन्हें एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, पर मेंडल की जब डेथ हुई तब ये बात उनके कहीं जहन में भी नहीं थी। तो इस तरीके से मेंडल की डेथ हो गई और उनका काम कहीं
छिपा का छिपा रह गया। मेंडल की डेथ के बाद ईयर 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट सामने आए। ये 3 साइंटिस्ट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए और इन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तीनों साइंटिस्ट का नाम था कार्ल कॉरेंस, शर्माक और ह्यूगो डे व्रीज। सारा श्रेय जाता है इन 3 साइंटिस्ट को, सारा क्रेडिट इन 3 साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। मेंडल के काम को रीडिस्कवर करने के बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ उसको वेरीफाई किया और उस काम को दोबारा से रीपब्लिश किया। और जैसा कि मेंडल का कहना था, माय टाइम विल कम, और इस बार ईयर 1901 के अंदर जब मेंडल का काम फ्लोरा नाम की मैगजीन के अंदर रीपब्लिश हुआ, इस बार उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिला और मेंडल को एक डेजिग्नेशन मिल गया एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आज हम जानते हैं मेंडल को एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पर ऑल क्रेडिट गोज टू दीज 3 साइंटिस्ट। अब वो बात याद आ गई, ऑल वेल व्हेन इट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो इस तरीके से हुई मेंडल की हैप्पी एंडिंग। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।